वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है क्वांटम फिजिक्स के एवोल्यूशन। हमने देखा था कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा किए गए दोनों प्रयास असफल साबित हुए। पहले वीन और उसके बाद रेले जीन्स दोनों संपूर्ण प्रयास में एक्सपेरिमेंटल कार्य को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी और उसके आधार पे इस नियम को समझाया। पूरा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था, एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट थे, उनकी व्याख्या की। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और उसके बाद रेडिएशन लॉ। मैक्स प्लांक के अनुसार कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों द्वारा ऊर्जा ई का अवशोषण व उत्सर्जन सतत न होकर कुछ निश्चित विविक्त मानों में ही होता है। तो क्या बताया उन्होंने कि रेले जीन्स ने जो बात मानी है कि ऊर्जा का मान 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, वो धारणा गलत है। ऊर्जा के निश्चित विविक्त मान समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात E कैन बी 0, डेल्टा E, 2 डेल्टा E, 3 डेल्टा E। डेल्टा E किन्हीं दो संभव ऊर्जाओं का अंतराल है और ऊर्जा का वह न्यूनतम विविक्त मान जिसका विनिमय संभव होता है ऊर्जा का क्वांटा कहलाता है। तो ये बात उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहा कि ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, और जो क्वांटा है, क्वांटा का मतलब क्या है, वो मिनिमम वैल्यू जो एक्सचेंज हो सकती है एब्सॉर्प्शन और एमिशन के रूप में, वो प्रोपोर्शनल होती है न्यू के। और यदि प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज करें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे प्लांक के सम्मान में प्लांक नियतांक कहा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। -34 है। इससे ये भी साफ साफ पता चलता है कि जो ऊर्जा का क्वांटा है वो बेहद छोटा है और सामान्य परिस्थितियों में हम उसको महसूस नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी दी प्लांक ने। अब प्लांक ने ये कहा कि रेले जीन्स ने जो कैलकुलेशन की है उसका पहला पार्ट बिल्कुल सही है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोड्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। समस्या कहाँ है? समस्या है एवरेज एनर्जी में, क्योंकि रेले जीन्स ने एनर्जी को कंटिन्यूस मान लिया और यहीं गड़बड़ होगी। एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है। सो एवरेज एनर्जी की गणना हमें ऐसे करनी होगी। तो प्लांक ने विविक्त ऊर्जा अभिधारणा के आधार पर एवरेज एनर्जी का ये सूत्र दिया, E बार इक्वल टू एच न्यू अपॉन e⁻h⁻⁻⁰ -1। और उसने बताया कि किस तरह से लघु आवर्ती विलास में औसत ऊर्जा अलग होगी और फ्रीक्वेंसी की यदि हम लार्जर फ्रीक्वेंसी रेंज लें तो उसमें अलग होगी। तो औसत ऊर्जा की गणना उसने अलग अलग करके दिखाई। सबसे पहले हम लघु आवर्ती प्रयास में देखें। लघु आवर्ती का मतलब न्यू टेंस टू 0 मीन्स h⁻⁻kT टेंस टू 0, और ये जब टेंस टू 0 होगा तो e⁻h⁻kT e⁻x, हम जानते हैं यदि x स्मॉल है तो इसका प्रसार होता है 1 + x + x² 2 + x³ 3। चूँकि न्यू पहले ही स्मॉल है तो हम केवल न्यू की सिंगल पावर का ही इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा 1 + h⁻⁻kT। आगे -1 भी है, 1 इज कैंसिल्ड बाय -1, h⁻ इज कैंसिल्ड बाय h⁻, सो एवरेज एनर्जी विल बी kT। तो प्लांक ने कहा कि जो लघु आवर्ती प्रयास है उसमें एवरेज एनर्जी है वो kT होगी। ठीक है। उसके बाद जो उच्च आवर्ती प्रयास है उसके अंदर क्या होगा? तो प्लांक ने कहा कि उच्च आवर्ती प्रयास में न्यू टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स h⁻⁻kT टेंस टू ऑल्सो इन्फिनिटी, और इसके अंदर हमारे पास जो
डिनोमिनेटर है उसके अंदर e की पावर h बाई के टी माइनस 1 है, उसमें क्योंकि h बाई के टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो e की पावर h बाई के टी 1 की तुलना में बहुत बड़ा होगा, तो हम 1 को छोड़ सकते हैं, 1 नेग्लिजिबल होगा, तो हमें जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा एवरेज एनर्जी का वो होगा h न्यू ई रेस टू पावर माइनस h बाई के टी। और ये जो टर्म है h बाई के टी ये टेंड्स टू इन्फिनिटी है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो उच्च आवर्ती प्रकाश में जो औसत ऊर्जा है वो शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्लांक ने ये कहा कि लघु आवर्ती प्रकाश में औसत ऊर्जा के टी होगी और उच्च आवर्ती प्रकाश में औसत ऊर्जा 0 हो जाएगी। इसके आधार पर प्लांक ने अपना विकिरण नियम दिया। प्लांक ने कहा कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व क्या होगा, क्वार्टर में अपरिगामी तरंगों का घनत्व और n2 तरंग की औसत ऊर्जा। ये सूत्र बिल्कुल वही है जो रेले जीन्स ने क्लासिकल में काम में लिया था। पहला पार्ट तो बिल्कुल ओके है था, तो क्वार्टर में अपरिगामी तरंग का घनत्व वही हो जाएगा h पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई सी स्क्वायर, लेकिन औसत ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा h न्यू अपॉन ई रेस टू पावर h न्यू बाई के टी माइनस 1। इसे हम रीअरेंज करें, सोल्व करें थोड़ा, तो ये 8 पाई h न्यू क्यूब बाई सी क्यूब डी न्यू अपॉन ई रेस टू पावर h न्यू बाई के टी माइनस 1। यदि वेवलेंथ के रूप में दें, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी के रूप में प्लांक रेडिएशन लो। अब यदि हम वेवलेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा u लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू h पाई h सी अपॉन लैम्डा रेस्ट पावर 5 डी लैम्डा ई रेस्ट पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। तो ये लैम्डा के पदों में है। ये कन्वर्जन आप जानते हैं, पहले भी अपन ने किया है। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा रख देंगे, डी न्यू बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। माइनस को हम छोड़ेंगे, यहाँ माइनस को काम में नहीं लेंगे क्योंकि माइनस केवल ये बताता है कि न्यू और लैम्डा में जो संबंध है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, यानी न्यू बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा। तो ये तो फ्रीक्वेंसी के पदों में और ये वेवलेंथ के पदों में प्लांक रेडिएशन लॉ, और प्लांक का ये रेडिएशन लॉ संपूर्ण आवर्ती प्रकाश के लिए प्रायोगिक उपकरणों से मेल खाता है। इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और इस प्रकार से जो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई थी क्लासिकल फिजिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने की, उस चीज़ को सोल्व कर दिया प्लांक ने अपने क्वांटम थ्योरी से, और यहाँ से क्वांटम फिजिक्स का जन्म माना जाता है और जो आगे इवॉल्व हुई। इसके बाद आइंस्टीन का योगदान रहा, डी ब्रोगली, बोर, मैक्स बॉर्न, श्रोडिंजर, और इस प्रकार से जो 20वीं शताब्दी का पहला क्वार्टर था उसके अंदर क्वांटम फिजिक्स ने ज़बरदस्त विकास किया और एक पूरी थ्योरी विकसित हुई, और जो कमियां थी क्लासिकल फिजिक्स में उनको दूर किया गया और फिजिक्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा गया। थैंक्स, धन्यवाद।